एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में राजनीति शास्त्र के टॉप 10 क्वेश्चन 24 मार्च के लिए आपके लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 24 मार्च के लिए टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं आज की इस क्लास में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए, यानी कि द्विध्रुवता क्या है या द्विध्रुवता का संबंध किससे है। ठीक है, तो देखिए कि द्विध्रुवता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है कि जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। ठीक है, द्विध्रुवता का क्या अर्थ है, तो द्विध्रुवता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है कि जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। कितनी शक्तियों का? दो शक्तियों का उसमें अस्तित्व होता है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी सिंपल है ये आपका क्वेश्चन। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिर ये हमारा अगला क्वेश्चन कि शॉक थेरेपी क्या है, यानी कि शॉक थेरेपी किसे कहते हैं। तो देखिए कि शॉक थेरेपी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए एक साथ लागू की जाने वाली नीतियों का एक समूह है। तो कैसा समूह रहा है ये कि एक जो आपकी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए एक साथ लागू की जाने वाली नीतियों का एक समूह है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू निजी स्वामित्व का होना है। ठीक है, निजी स्वामित्व क्या? खुद का अधिकार। ठीक है, खुद का उसके ऊपर अधिकार रहता है। जैसे कि कृषि, अब कृषि पर जो किसान है उसका खुद का ही अधिकार होता है, वो कब करे कब ना करे किसी को इसकी, जैसे कि बिजनेस। ठीक है, किसी का भी बिजनेस कोई सा भी, जैसे कि आपकी दुकान हो गई किनारे, ठीक है, दूध डेयरी हो गई। ठीक है, इसके ऊपर खुद का स्वामित्व, खुद का अधिकार रहेगा। इसके बाद में कपड़े की दुकान हो गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आपका निजी उद्योग, निजी स्वामित्व, यानी कि उसमें खुद का ही अधिकार होगा, खुद का अधिकार जम। तो यहाँ पर इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है? निजी स्वामित्व का है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिर है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का संबंध जो है वो मुख्य रूप से बाहरी खतरों से है। किससे? जो बाहरी खतरे रहेंगे। तो इस धारणा में एक देश को दूसरे देश से सैन्य खतरे की चिंता सताती रहती है। कैसे? जैसे कि एक देश दूसरे देश की अपेक्षा में ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, दूसरे देश को ऐसा लगता है कि वो कब उसके ऊपर आक्रमण कर दे, कब उसके ऊपर बारूद बम विस्फोट कर दे। तो इस तरह के उसको डर बना रहता है। ठीक है, तो एक देश को दूसरे देश से सैन्य खतरे की चिंता उसको सताती रहती है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है कि वे कौन सी महामारियाँ है जो आप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से फैलती है। ठीक है, तो यह है इसका आंसर कि एड्स हो गए, बर्ड फ्लू हो गए, सार्स, कोविड-19 आदि ऐसी महामारियाँ हैं जो आप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से फैलती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिर है अगला क्वेश्चन कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग तो औसत वैश्विक, ठीक है, जो औसत वैश्विक तापमान है उसमें वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। किसे कहेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग? कि औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि, यानी कि जो बढ़ने की क्रिया है उसी को हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की जो उच्च सांद्रता है कि और उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है मात्रा, तो किसकी जिम्मेदारी है? वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? सभी को पता है
कि प्राकृतिक प्रदत्त वे साधन जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन और विकास के लिए करता है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि जल हो गया, कोयला, प्राकृतिक गैस हो गई, ठीक है, और धातु आदि प्राकृतिक संसाधन है। हो गया। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। फिर ये अगला क्वेश्चन कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, हम वैश्वीकरण किसे कहेंगे, तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है कि जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है और संपूर्ण विश्व के बाजारों का एकीकरण हो जाता है। ठीक, तो काफ़ी सिंपल है कि जो वैश्वीकरण है वो वहाँ एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है और संपूर्ण विश्व के बाजारों का एकीकरण हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेडिंग भी डाल देना यदि आप हेडिंग डालना चाहते तो कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की दो विशेषताएं निम्न। नंबर 1 क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं का बिना अवरोध के एक दूसरे के देशों में आदान प्रदान करना। ठीक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव एवं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है, तो ये आपकी दो विशेषता हो गई। फिर अगला क्वेश्चन कि एक दलीय प्रभुत्व के लाभ लिखिए। तो एक दलीय प्रभुत्व के ये आपके लाभ है दो यहाँ पर। चलिए ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए आखिरी लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 10वां 10 कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। चुनाव आयोग के किन्हीं दो प्रमुख कार्यों को लिखिए। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पे पढ़ के समझा देती हूँ। तो भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य हैं चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, जो वोट डालते हैं उनकी सूची क्या करना, तैयार करना। तो जो भारत में चुनाव आयोग था वो कब गठन हुआ था, जनवरी 1950 में हुआ था। और चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य हैं नंबर 1 चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, नंबर 2 मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, इसी के नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे।